हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 36। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ डेली, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ये उपयोगी होने वाला, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगामी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। ठीक है, कितनी मतलब कि एक घंटा में, तो हमको पता है कि एक घंटा में कितने समकोण बनते हैं। एक घंटा में 2 बार समकोण बनते हैं। ठीक है, यानी समकोण का मतलब कब कब बनेगा। एक हमको 3 बजे बनता है और एक हमारा कब बनता है, एक हमारा बनता है 9 बजे। ठीक है, एक हमारा बनता है 9 बजे, यानी एक घंटा में टोटल 2 बार समकोण बनती है। एक बनती है 3 बजे और एक बनता है 9 बजे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो एक घंटा में 2 बार, यानी एक दिन में होता है 24 घंटा। ठीक है, तो 24 गुने 2 करेंगे तो 48 आ जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन में यानी टोटल 24 घंटा में 44 बार बनता है। ठीक है, कितना, एक दिन में 44 बार बनता है समकोण त्रिभुज। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण। एक घंटा में 2 बार, यानी 24 घंटा में केवल 44 बार बनता है। तो 7 दिन का बात कर रहा है, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसमें हम 7 से गुना करेंगे, क्योंकि एक दिन में 44, तो 7 से गुना करेंगे। 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, यानी एक सप्ताह में टोटल 308 बार समकोण बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे यानी एक दिन में एक दूसरे के साथ 44 बार समकोण बनाती है। तो एक सप्ताह यानी 7 दिन, तो 44 गुने 7 टोटल 308 बार समकोण बनाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि ज्ञात करना। ठीक है, यानी दर्पण में आपको समय का प्रतिबिंब निकालना। किसका, समय का। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि दर्पण का प्रतिबिंब बताना है समय का, तो आप हमेशा 11:60 में से माइनस कर लीजिएगा, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं, दर्पण के लिए। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं, दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं। तो 11:60 में से माइनस करना, तो आपको टाइमिंग दिया हुआ है 9:30, तो हम 9:30 इसमें से माइनस कर लेंगे। 60 में से 30 जाएगा तो 30 और 11 में से 9 जाएगा 2, यानी इसका सही टाइमिंग क्या हो जाएगा, 2:30। ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दर्पण में समय का प्रतिबिंब क्या होता है। तो यार मैं आपको बताने वाला कुछ कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से देखिए। दर्पण में समय का प्रतिबिंब अगर निकालना होगा तो हमेशा 11:60 से माइनस करेंगे। लेकिन कभी कभी आपसे जल वाला पूछेगा तो उसमें आपको 18:30 में से माइनस करना। ठीक है, 18:30 से। अगर जल का पूछेगा तो 18:30 से माइनस करेंगे। दर्पण का सब समय प्रतिबिंब पूछेगा तो 11:60 से माइनस करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यानी 3 का संबंध 29 से है, तो 6 का संबंध किससे होगा। तो हम 3 को क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब 27, अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमको कितना आ रहा है, 29 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से देखेंगे 6, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब आता है 216, अगर हम 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 218, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनना है। सही प्रतिबिंब चुने। इसमें जल प्रतिबिंब में क्या कॉन्सेप्ट होता है? जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर वाली वस्तु जो होता है वो नीचे की ओर आ जाता है और नीचे वाली वस्तु ऊपर ओर चला जाता है। तो जैसे ये ऊपर हमारा सादा है तो यानी ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर का ऊपर है तो ये हो नहीं सकता। ये डायग्राम मेरा दूसरा है तो ये हो नहीं सकता। उसके बाद देखो यहाँ पर ये उठा हुआ है और यहाँ पर ये गड्ढा है, तो कहने का मतलब अगर ये उठा हुआ है तो ये नीचे धंस जाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा। तो ये हमारा देखिए ये हमारा धंसा हुआ हो जाएगा और ये उठा हुआ जाएगा, यानी बॉक्स नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि को चुनना है। ठीक है, तो ये आपको दर्पण है। यदि दर्पण इस तरह से रखा जाता है ना वर्टिकल, तो इसमें राइट और लेफ्ट होता है, लेकिन यहाँ दर्पण इस तरह से रखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये जल प्रतिबिंब की तरह करेगा, ऊपर वाली वस्तु नीचे आ जाएगी। तो ये जितना भी इस तरह से किया हुआ इसका मतलब सभी के सभी ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही है, यानी बॉक्स नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भी मेरा सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें आपको त्रिभुज की संख्या गिनना है और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से काउंटिंग कीजिए। ठीक है, इसमें तो सिर्फ काउंटिंग करना है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से काउंटिंग करिए। यदि आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आता है तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। और एक चीज़ याद रखिए, यदि ये त्रिभुज बना हुआ है तो इसको हम यदि 2 भाग में बांटेंगे तो टोटल त्रिभुज मेरा 3 हो जाएगा। कहीं से भी अगर हम 2 भाग में बांटेंगे, जैसे ऐसे बांटेंगे तो भी हमारा 3 होगा। अगर ये त्रिभुज को हम ऐसे में बांटेंगे तो भी मेरा कितना होगा? 3 हो जाएगा। एक त्रिभुज को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये मेरा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको भी 2 भाग में बांटा हुआ, तो ये मेरा 3 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको भी 3 भाग में बांटा हुआ, तो इसमें भी 3 हम ऐड करेंगे, तो टोटल हो गया मेरा कितना? भी 12 मेरा हो गया। ठीक है, टोटल मेरे पास 12, ये वाला काउंटिंग किए, ये काउंटिंग किए, फिर ये वाला भाग काउंटिंग किए, एक बड़ा सा काउंटिंग कर दिए। तो 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, कितना हो गया मेरा? 15 हो गया। 15 के बाद आप काउंटिंग करते हैं, 15 1 16 और 16 1 17। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें आपको त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करना है। तो पहले मैं छोटा वाला जितना काउंटिंग कर लेते हैं। बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल मेरे पास कितना हो गए? 22 त्रिभुज हो गए। ठीक है, टोटल अभी मैंने 22 त्रिभुज काउंटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको काउंटिंग करना है 22 1 23 23 1 24। ठीक है, 24 हो गए। 24 के बाद इसमें काउंटिंग करेंगे, 24 1 25 25 1 26 26 1 27 27 1 28, कितने हो गए? अभी मेरे पास 28 त्रिभुज हो गए। अब ये अंदर वाला 28 1 29 29 1 30, कितने हो गए? 30 हो गए मेरे पास। उसके बाद ये बड़ा वाला 30 1 31 31 1 32, 32 मेरे पास हो गए। और अभी आगे गिनेंगे, 32 के बाद अब गिनते हैं ये वाले 32 1 33 33 के बाद
एक हमारा बचा हुआ है 33 हो गया। 33 के बाद इसमें आपको 33 अभी आ गया ना 33, अभी मेरे पास कितने हो गए 33 त्रिभुज हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34। 34 के बाद यहाँ मिलाएंगे तो 35 हो जाएगा। 35 एक 36 हो जाएगा। 36 के बाद अगर हम ऐसे ऊपर में जाएंगे तो 36 एक 37, और 37 के बाद ये गिनेंगे तो 37 एक 38। तो टोटल मेरे पास हो जाएंगे 38 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको सीरीज दिया हुआ है। तो उपरोक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर के 5वां पद बताना है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को क्या बताता हूँ कि यदि दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, दोनों अलग अलग रहेगा यानी एक लेफ्ट रहेगा एक राइट रहेगा, या एक राइट या लेफ्ट तो उसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पे दोनों क्या है सेम है। और हमेशा रिजल्ट हम कहाँ से देते हैं, रिजल्ट हमेशा हम पहले वाले से लेते हैं। तो पहला मेरा राइट है और दोनों सेम है, तो 15 में से 5 गया 10, यानी हमको दाएं साइड से, तो ये मेरा दाएं साइड है और ये मेरा ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो दाएं साइड से हमें 10वां काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पर आ रहा है मेरा जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको अनुक्रम दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद। अब यहाँ पर देखिए दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और रिजल्ट हमेशा पहले वाले से काउंटिंग करते हैं। तो ए लिख देंगे 8 5 13। बाएं साइड से आपको 13 काउंटिंग करना, ये मेरा लेफ्ट होता है और ये मेरा राइट है। ठीक है, तो बाएं साइड से 13 हमें काउंटिंग करना है। ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में हमें आ गया एम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप उस वेन डायग्राम के माध्यम से बना सकते हैं। और मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ यदि कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देखे तो उसे आसानी से समझ में आना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी वाला। सभी के केस में किस तरह से वेन डायग्राम बनते हैं। सभी कहने का मतलब सभी आम मीठे हैं, सभी आम लंबे हैं। तो सभी वाला में एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ वाला। जैसे कुछ आदमी काले हैं, कुछ आम खट्टे हैं, तो कुछ वाले में 2 त्रिभुज हो या 3 सर्किल हो, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, इसमें सर्किल हम बनाते हैं तो दोनों सर्किल एक दूसरे को काटते रहेंगे थोड़ा चैन की तरह। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। कोई नहीं में जैसे मैं बोलेगा कि टमाटर, कोई टमाटर मैंगो नहीं है, तो कोई नहीं में क्या होता है कि सर्किल 2 हो 3 हो, सबके सब सर्किल क्या होना चाहिए अलग अलग, सेपरेट सेपरेट सर्किल होता है, तो वो कोई नहीं है। तो ये सभी वाले कॉन्सेप्ट है, ये कोई नहीं और ये कुछ कुछ वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को मैं बनाने वाला हूँ ये प्रश्न को, क्या है कुछ टमाटर गरम है। तो कुछ वाला आ गया, तो कुछ का मतलब ये सर्किल इस तरह से बन गया, ये टमाटर है, ये गरम है, ये जी फॉर गरम। ठीक है, जी फॉर क्या होता है गरम कर देते हैं। अब बोला है सभी टमाटर गरम है, सॉरी सभी मटर गरम है। सभी मटर गरम है यानी मटर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, गरम के अंदर। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ गरम मटर है, गरम यहाँ है मटर यहाँ है, यानी कुछ गरम मटर है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यानी पहला निष्कर्ष सही है। अब कुछ गरम टमाटर है, तो गरम गरम यहाँ है, टमाटर यहाँ, ये भी सही है।
यानी दोनों मेरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ चम्मच गिलास है। कुछ वाले में क्या बताया मैंने कि ये 2 सर्किल लो, इसको इस तरह से काट दो, ये C फॉर चम्मच और G फॉर गिलास। और सभी थालियाँ गिलास हैं, यानी थाली जो है ये इसके अंदर आ जाएगा, ये थाली वाला हो गया। अब निष्कर्ष, कुछ गिलास थालियाँ हैं, तो कुछ गिलास थालियाँ हो जाएगी, क्योंकि गिलास बड़ा है तो बड़ा वाला पार्ट अंदर में थोड़ा सा रहता है, ठीक है। उसके बाद कुछ गिलास चम्मच है, गिलास भी और चम्मच दोनों सही है, यानी ये भी मेरा दोनों निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त श्रेणी में बाएं से क्या बोल रहा है, बाएं से 15वें पद के बाएं का छठा पद। तो मैंने क्या बताया है कि जब दोनों सेम रहेगा तो माइनस, और रिजल्ट हमेशा पहले वाले से। तो L अब 15 में से 6 गया 9, बाएं साइड से हमको, यानी ये मेरा बाएं हो गया और ये मेरा राइट साइड है। तो बाएं साइड से 9 काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पे परसेंटेज आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में वृत्त पुस्तक को, ये मेरा वृत्त है, तो वृत्त जो है वो पुस्तक को, यानी पुस्तक को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, बी फॉर बुक, निरूपित करता है। त्रिकोण शब्दकोश को, ये त्रिकोण है शब्दकोश, यानी एस फॉर शब्दकोश। और आयत उपन्यास, ये मेरा आयत है, तो यू से उपन्यास हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा क्षेत्र शब्दकोश और उपन्यास को निरूपित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं, मतलब ये हमें नहीं चाहिए। ये कौन सा है, सर्किल है, तो सर्किल वाले पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो ये सब को सब क्या करेंगे, काट देंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसे पुस्तक नहीं चाहिए। तो सर्किल में जो भी आएगा वो सबको क्या करेंगे, काट देंगे। हमें चाहिए सिर्फ एस फॉर शब्दकोश, यू फॉर उपन्यास, यानी आयत और त्रिभुज में ऐसा कौन सा कॉमन है, एफ हमारा कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वेन डायग्राम, चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी आपको तो पहले क्रिकेट और फुटबॉल चाहिए। क्रिकेट तो ये फुटबॉल है और ये क्रिकेट है, तो हमको ये दोनों में कॉमन चाहिए। क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन हमारा भी आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की संख्या हमको तीनों में चाहिए। तो तीनों में हमारा एस है, यानी हमको एस भी चाहिए, एस और भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। शेर, घड़ा, जंगल। तो शेर अलग चीज़ है, जंगल अलग चीज़ है, घड़ा अलग चीज़ है, तीनों के तीनों क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। चलना, तैरना, व्यायाम। तो चलना जो है और तैरना जो है वो के अलग है, चलना अलग चीज़ है, तैरना अलग चीज़ है, लेकिन दोनों व्यायाम के अंदर आ जाएगा, ठीक है, यानी 3 के अंदर 1 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। बी और सी पति और ये पत्नी, दोनों तरफ एरो करते हैं पति पत्नी के लिए। एम जो है के और सी का पिता है। तो पूछ रहा है कि बी जो है वो एम का क्या है। तो बी जो है, जैसे ये एम
इसकी बेटी है। अब बेटी का पति क्या कराता है? दामाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। संदीप घड़ी पहनता है। 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगा? इसमें आपको टाइम बना देते हैं। ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। तो 6 कैसे बजेगा? सिंपल सा इससे दम रहेगा। तो ये 6 है, तो बोला है कि मिनट वाली सुई ये अगर उत्तर की ओर है तो घंटे वाला दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी? 9 है, 9 का संबंध 20 से है। जैसे 9 का संबंध किससे है? 20 से है। तो आपको बताना 21 का संबंध। तो इसमें हम अगर 2 से गुना करके 2 जोड़ देते हैं तो 9 दूनी 18, 2 20, ठीक है। इसमें भी 2 से गुना करके अगर हम 2 जोड़ते हैं 21 दूनी 42, 42 2 44। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर, मतलब ए से, ये ए है मान लेते हैं। मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर से मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला और बिंदु बी तक पहुंच गया। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है और मेरे सामने की और कौन सी दिशा है? तो मेरे सामने ये वाला हो गया, यानी ये हो गया पूरब की ओर और दिशा दूरी हो गया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पूरब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा समझ गए होंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।